गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे विश्वास है आप यह दौर जो परीक्षा का है अच्छा चल रहा होगा। और जो आजकल का समय भी है, ना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना ज़्यादा गर्मी है, तो एक बहुत बढ़िया समय है नवंबर और दिसंबर शुरुआत तक। यानी कि इसमें आप एक पढ़ने के लिए आपके अनुकूल वातावरण है। तो इसी दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि आप लोग, और परीक्षाएं भी करीब करीब सबका डेटा आ चुका है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए सीरियस टाइम टेबल बनाकर। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था भारत शासन अधिनियम 1947, तो बताए थे कि भारत का जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को संपन्न हो गई थी। एक सतत यानी विकास का परिणाम थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। उसके बाद से चार्टर एक्ट और कई अधिनियम आते हैं। एट लास्ट 1947 का अधिनियम जो लास्ट होता है, और उसके बाद भारतीय संविधान निर्माण एकदम व्यवस्थित तरीके से शुरू हो जाता है। तो संविधान निर्माण पढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ आपको कि संविधान निर्माण की बात शुरू से, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम बताया था कि सबसे पहले 1895 में, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्माण होना चाहिए, यानी संविधान सभा द्वारा एक निर्माण होना चाहिए। ठीक इसी क्रम में 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक, तो इसी क्रम में 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग रखी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनना चाहिए, क्योंकि हम जिस पर शासन करते हैं उसी के द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। यानी संप्रभुत्व शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है, जिस पर शासित किया जाता है। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया, संविधान सभा की मांग की, एक संविधान निर्माण की बात कही। और इसके बाद 1924 में 1924 1924 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने भी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो उन्होंने भी अ, सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी उसका समर्थन करते उन्होंने भी पुरजोर तरीके से कहा कि भारतीयों के लिए जो शासन चलेगा वो भारतीय की इच्छा से चलेगा, भारतीय जनता के द्वारा चलेगा, यानी कि भारतीयों के द्वारा, यानी भारत की जनता द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा होगी जो भारत का संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। 1924 के बाद 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय ध्यान दीजिए भारतीय राष्ट्रीय ठीक 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है, जो कि फैजपुर पश्चिम बंगाल में है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, ठीक 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जिसकी स्थापना, जैसा कि मैं बताया हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, बम्बई में हुई थी। और उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक सही दिशा में, एक सुव्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भारतीयों के शासन के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और संविधान सभा के ही द्वारा एक संविधान का निर्माण होगा और उसी के आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलेगी। इस तरह करके यानी आप देख रहे हैं कि 1895 से लेकर अब तक, यानी कि बार बार भारतीय संविधान निर्माण की बात की जाती रही है। ठीक है, एट लास्ट होता क्या है कि अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये तो था कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए कब कब बात उठी, और एट लास्ट क्या हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो कि ब्रिटेन के शासक द्वारा भेजा जाता है। यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हाँ, आपकी मांगें पूरी की जाती हैं और भारतीयों का संविधान, यानी भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी और भारतीयों को अपने देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा। तो कैबिनेट मिशन जो कि 3 सदस्यीय था, कैबिनेट मिशन क्या था? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जो कि आप देख रहे हैं कि 1946 में आता है। उसमें तीन सदस्य थे। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक। दूसरा कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉरेंस। कौन? पैथिक। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, यानी कि 1946 में ब्रिटिश शासन द्वारा एक आयोग का गठन होता है, जिस आयोग का नाम क्या होता है? कैबिनेट मिशन। 1946 में आता है, जो कि क्या था? 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया हुई उसके बारे में अपना विचार रखा। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? उस समय भारतीय सचिव थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद एक नए पद का सृजन होता है और वह पद होता है क्या? भारतीय सचिव। तो यानी कि उसके बाद भारतीय सचिव, जो कि एक कह सकते हैं कि ब्रिटिश मंत्री था, जो कि संसद के, यानी ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायित्व था, रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यानी भारत सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस को ही इस आयोग का क्या बनाया गया? कैबिनेट मिशन का क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसको बनाया? पैथिक लॉरेंस। अब एबी अलेक्जेंडर क्या थे? ये नौसेना प्रमुख थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना, यानी ब्रिटिश नौसेना के क्या थे? प्रमुख थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और स्टेफोर्ड क्या थे? व्यापार बोर्ड के थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आता है 1946 में, जो 3 सदस्यीय होता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ठीक, पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारतीय सचिव थे, जिनको इस कमीशन का क्या बनाया गया? कैबिनेट मिशन का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। एबी अलेक्जेंडर, जो कि भारतीय
ब्रिटिश नौसेना के क्या थे, प्रमुख थे। ठीक, और स्टेपोर्ट किप्स क्या थे, वो व्यापार बोर्ड के सदस्य थे। ठीक है, व्यापार बोर्ड से संबंधित थे स्टेपोर्ट क्रिप्स। ठीक, तो कैबिनेट मिशन ने अपना जो प्रस्ताव रखा वो क्रम से देखिए। पहला उसने कहा कि एक अखिल भारतीय, यानी कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें क्या होंगे, शामिल होंगे। ध्यान दीजिए, पहला क्या होगा कि एक ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतों, देशी रियासतों से निर्मित एक निर्मित अखिल भारतीय संघ होगा, अखिल अखिल भारतीय संघ होगा। ध्यान दीजिए, कहने का तात्पर्य यह है कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक क्या होगा, भारत में एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें क्या था, ब्रिटिश प्रांत होंगे और देसी रियासतें। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 562 के करीब थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि एक संघीय सरकार की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जैसा कि लिखा गया कि अखिल भारतीय संघ बनेगा ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला के, और एक क्या होगा कि वहां क्या होगी, संघ सरकार स्थापित की जाएगी। यानी कि जो केंद्रीय महत्व के मामले होंगे, जिसे क्या होगा, जैसे क्या, यानी कि क्या, जैसे क्या हो गया, रक्षा हो गया, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये किसके पास होगा, ये किसके पास होगा, संघ सरकार के पास होंगे, और शेष चीजें प्रांतों के पास होगी। यानी दो प्रकार की सरकारी कार्य करेंगी, केंद्र में और प्रांत में। ठीक है, क्लियर। तीसरा प्रावधान ये किया गया कैबिनेट मिशन में, ये था कि कैबिनेट मिशन ने ये संस्तुति थी कि एक संविधान सभा का निर्माण होगा जो 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, उनका एक सदस्य चुनाव होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि कैबिनेट मिशन ने यह संस्तुति की थी, रिकमेंडेशन की थी कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा, जो सदस्य चुने जाएंगे वो क्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख पर क्या होगा, एक सदस्य। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। जैसा कि बार बार मैं बताता हूं कि संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का क्या होगा, एक सदस्य का चुनाव होगा। अब क्या किया गया कि ब्रिटिश प्रांत और देसी प्रांत और कमिश्नरी, 3 क्षेत्रों में क्या कर दिया गया, भारत को, मतलब एक संविधान निर्माण के लिए भारत को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कैसे, जैसे 3 रहेंगे, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि चुने जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, देखिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए 389 सदस्यों का चुनाव होना था, 389 सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक, ब्रिटिश भारतीय संविधान निर्माण के लिए 389 सदस्यों का चुनाव होना था। कहां से होना था, ब्रिटिश प्रांत, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश प्रांत से। दूसरा, कमिश्नरी क्षेत्र से या केंद्र शासित क्षेत्र से। तीसरा, देसी रियासतों से।
ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए 389 सदस्य पूरे अखिल भारतीय संघ से उनका क्या होना था, चुनाव होना था। और यह चुनाव क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रदेश यानी कि पूरे देश को ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र और केंद्र शासित क्षेत्र यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र और तीसरा देशी रियासतों से 389 सदस्यों का क्या होना था, चुनाव होना था। जो कि संविधान सभा यानी वह उस राज्य की विधानसभाएं क्या करती थी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को क्या करते, चुनाव करके अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती थी, संविधान सभा के लिए भेजती थी। कितने, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव होना था। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र से कितने, 4 सदस्यों का। और देशी रियासतों से कितना, 93। ठीक है, याद रहेगा ना। यानी कि ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्यों का चुनाव होना था और केंद्र शासित प्रदेश यानी कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य। अब देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या थी। चुनाव की प्रक्रिया यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों से यानी ब्रिटिश जो प्रांत थे, भारत में उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, वहां की विधानसभाएं थी, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को संविधान सभा में, जो कि संविधान सभा में 389 लोग थे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, यानी 292 लोगों को भेजना था, यानी 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर। फिर देशी रियासतों के लिए ये था, देशी रियासतों के लिए प्रावधान ये था कि वो उनके लिए क्या था, नॉमिनेटेड था। वहां देशी रियासत के शासक अपने यहाँ से क्या करते थे, यानी नॉमिनेट करते थे कि हम इस व्यक्ति को क्या करते थे, मनोनीत करते हैं कि संविधान निर्माण में यानी संविधान सभा में भाग ले। ठीक, तो देशी रियासतों का मनोनीत थे, अपॉइंटेड थे, और ब्रिटिश और केंद्र शासित प्रदेश से 292 और 4 सदस्य आते थे। यानी टोटली कह सकते हैं कि 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रदेश से और केंद्र शासित यानी कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, 389 सदस्य। अब देखिए, अब संविधान सभा का निर्माण कैसे हो रहा है। सबसे पहले संविधान सभा यानी देखिए, ध्यान दीजिए एकदम, 389 सदस्य चुन के आ गए संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा 389 सदस्य। ठीक, अब क्या हुआ कि सबसे पहली बार 9 दिसंबर 9 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है संविधान सभा में। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। ठीक है, यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले 9 दिसंबर यानी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, जिसमें 270 सदस्य यानी 270 सदस्य क्या होते थे, 270 सदस्य क्या थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। ठीक, 389 में से 270 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये कि मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग था, इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। यानी कहने का तात्पर्य कि मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और उस दिन जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए होती है, वहां प्रक्रिया शुरुआत होती है, उस दिन सबसे पहले कितने सदस्य उपस्थित रहते हैं, याद रखिएगा, 270 सदस्य उपस्थित रहते हैं। और पहले दिन एक अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है। पहले दिन अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा।
यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, उसमें और एक अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और एक और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ठीक है, ध्यान दीजिए, बात को समझिए, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें 270 सदस्य उपस्थित रहते हैं। मुस्लिम लीग भाग नहीं लेता है, ठीक है। और क्या होता है, पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाव होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुनाव नियुक्त किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के बार बार कुछ क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। क्लियर हो गया? अब दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और पहले दिन के बाद ये दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है। उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर को होती है। क्लियर? अब चलते हैं 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है। ध्यान दीजिए, यानी कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, तृतीय बैठक। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी हुए, यानी कि पहली बार भारतीय संविधान में सबसे पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रोपोजल, तो संविधान सभा की तीसरी जो बैठक आयोजित होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? पारित, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? प्रस्तुत किया, ठीक है। बात समझ में आई? यानी बार बार पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और पारित किस दिन हुआ? 22 जनवरी 22 जनवरी, ध्यान दीजिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने
पारित कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी तीसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, संविधान सभा में क्या हो जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब क्या हुआ कि अब संविधान के निर्माण जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो कैसे चले, तो ध्यान दीजिए 389 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 389 सदस्य हैं। किसी मुद्दे पर यानी संविधान की किसी अनुच्छेद पर बहस हो गई तो क्या होगा, शोर बहुत होने के चांसेस हैं, है ना। तो उसके लिए ये हुआ कि कमेटियों का गठन किया गया, यानी कि समितियों का गठन किया गया, उसमें विशेषज्ञ को शामिल किया गया। उस समिति में जो विषय दिए गए उसके विशेषज्ञ रखेंगे कि आराम से क्या करें, उस पर विचार करें, सकारात्मक पक्ष पर भी विचार करें, नकारात्मक पक्ष पर विचार करें, है कि नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कमेटियों के गठन हुआ। कमेटियों का गठन इसलिए हुआ कि उसमें जो विशेषज्ञों की राय ले ली जा सके, ठीक, एक शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो सके, है कि नहीं। तो इसीलिए भारतीय संविधान निर्माण ने कमेटियों के माध्यम से, यानी भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य रूप से 8 कमेटियां, यानी मुख्य रूप से 8 कमेटियों का गठन किया गया। मुख्य रूप से यानी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया, 13 कमेटियों का गठन किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से 8 कमेटियां जो कि क्या थी, महत्वपूर्ण थी। बात समझ में आ गई। यानी ध्यान दीजिए, खुद समझिए कि यहां संविधान सभा है, संविधान सभा है, ऐसे करके इंडिकेट करिए कि 389 सदस्य बैठे हैं, 389 सदस्य बैठे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कोई मुद्दा, मान लीजिए मौलिक अधिकारों पर चर्चा होनी है, तो 389 सदस्य लोग आपस में बोलेंगे, कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, तो एक क्या होगा, एक शोरगुल का माहौल होगा। इसलिए यह हुआ कि सबसे पहले एक कमेटी होगी, ठीक, कमेटी होगी। वो कमेटी, जिसे मान लीजिए मौलिक अधिकारों पर एक कमेटी गठित की जाएगी, वह मौलिक अधिकारों के तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान देगी और उसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा और हर पक्ष पर ध्यान दिया जाएगा, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको क्या किया जाएगा, और रिकमेंडेशन किया जाएगा। उसके बाद संविधान सभा में क्या होगी, मत पड़ेगा और उसी आधार पर क्या होगा, यानी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए कोशिश यही किया गया कि क्या हो, मत की व्यवस्था, कुछ लोग अधिक और कुछ लोग कम, ये नहीं कि बहुमत और अल्पतम। कोशिश ये किया गया कि सबकी राय से सर्वसम्मति से पारित किया जाए। बात समझ में आ गई। यानी कहने का तात्पर्य ये नहीं कि किसी पक्ष में 22 है, किसी में 21 है तो पारित कर, नहीं, कोशिश ये किया गया, यानी संविधान सभा निर्माण के लिए सभी सदस्यों का यही विचार था और सभी संविधान निर्माताओं का कि कोई भी फैसला हो संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए तो क्या हो, एक सर्वसम्मति से हो, ताकि किसी को क्या हो, दिक्कत ना हो और सभी के रायों का क्या किया जाए, सम्मान लिया जा सके। इसीलिए क्या हुआ कि मुख्य रूप से 13 कमेटियां गठित की गई और खास तौर से 8 समितियों का निर्माण किया गया। 8 समितियों का मुख्य रूप से निर्माण किया गया, 8 समितियों का मुख्य रूप से निर्माण किया गया। ठीक है, 8 समितियों का मुख्य रूप से क्या किया गया, निर्माण किया गया। बात समझ में आ गई। तो कमेटियों के माध्यम से बार बार पूछता है कि कितनी कमेटियां गठित की गई, तो 13 कमेटियां, खासतौर से क्या 8 कमेटियां थी, जिसके आधार पर, यानी ये कमेटियां विशेषज्ञों को, कोई मौलिक अधिकारों की समिति का एक गठन किया गया, संघ समिति, प्रांतीय समिति, कार्य संचालन समिति, इस तरह करके ये समितियां थी जो अपना क्या करती थी, राय देती थी। ठीक, जैसे कुछ प्रमुख समितियों का उदाहरण लीजिए, संघ समिति, संघ समिति, ठीक, संघ समिति, जैसे भारतीय संविधान निर्माण के लिए संघ समिति के गठन किया गया। संघ समिति का गठन, संघ समिति का गठन का मतलब ये कि संघ से जो मामले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन ने भी कहा था कि
भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ठीक है, पूरे भारत को एक अखिल भारत पूरा भारत एक क्या होगा, अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, कमिश्नरी प्रांत होंगे और क्या होंगे, देसी रियासतें क्या होंगे उसमें शामिल होंगे। तो उसमें जो संघीय मामले यानी कि केंद्र के लिए जो महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय भी भारतीय संविधान में जब संविधान निर्माण हो गया तो उस समय भी 3 सूचियां बनी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो केंद्र के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या होता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो संघ मामलों में यानी उसके लिए संगमति, जैसे रक्षा मामले हो गए, रेल मंत्रालय हो गया, है ना, संचार मंत्रालय है, तो इनके लिए एक संघ समिति का गठन किया गया। और इसके संघ समिति का गठन और संघ समिति के गठन का अध्यक्ष, संघ समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, बात समझ में आ रही। कहने का तात्पर्य है कि कमेटियों के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें संघ समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भी सदस्य होते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, अध्यक्षता में संघ समिति थी, गठन किया गया, जो संघ में कौन सी शक्तियां दी जाए इनके बारे में विचार, अपना रिपोर्ट देने को कहा गया। इसी क्रम में प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रांतीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि समझिए प्रांतीय समिति क्या थी, जैसे क्या था, ब्रिटिश प्रांत, तो संघीय सरकार बनेगी, जिसमें क्या होगा, केंद्र सरकार बनेगी, राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकारों के पास, प्रांतीय सरकारों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, ठीक है ना, उनके बारे में जो विचार देना था, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, प्रांतीय समिति। यानी कौन कौन से विषय होंगे जिन पर प्रांतीय सरकारें यानी कि राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। ठीक है, तो उस समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। देशी रियासतों को एकीकरण के लिए और भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए, एक मजबूत संघ बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, एकीकरण के लिए। इसीलिए उनकी मूर्ति का नाम भी क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। बात समझ में आ गई। प्रांतीय समिति, इसके बाद मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। ध्यान दीजिए, तो भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक मौलिक अधिकारों पर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार यानी संविधान निर्माण के लिए जो मौलिक अधिकार समिति बनाई गई, उसकी कौन अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के मौलिक अधिकारों का बहुत हनन हुआ था, इसीलिए संविधान सभा के सभी सदस्यों का क्या था, एक प्रमुख रूप से मांग थी कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया जाए, एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, जैसा कि आप प्रस्तावना हम पढ़ाएंगे इसके बाद, कि कैसे यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से अधिकार जरूरी हैं, जो कि किन्हीं परिस्थितियों में क्या उसको छीना ना जा सके। यानी कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं
जिसके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं करने का, है कि नहीं। क्या होता है, देखिए अधिकार क्या है, अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। अधिकार क्या होता है, अधिकार सामाजिक जीवन की, ध्यान दीजिए, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है ना। और मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार किसी राज्य के द्वारा अपनी नागरिकों को क्या किया जाता है, देश को, नागरिकों को, यानी कि उस देश की सरकार यानी संविधान सभा उस देश के नागरिकों को यह अधिकार देती है, यानी मौलिक अधिकार देती है कि वह व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है अपना सर्वांगीण क्या करे, अपना पूर्ण रूप से क्या करे, विकास कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में भी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1931 में कराची अधिवेशन की बैठक होती है, उसमें प्रमुख रूप से मांग की जाती है कि मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए बहुत क्या है, आवश्यक है। क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखें कि जो मूलभूत अधिकार भारतीयों के थे उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी न किसी माध्यम से छीना जा रहा था। तो प्रत्येक व्यक्तियों में क्या था, एक रोष था। जैसे रौलट एक्ट आया है ना, इसके अलावा कई कानून ऐसे थे जो कि कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की गरिमा को एकदम नीचे तक कर दिए थे, है ना। तो इसी क्रम में सबसे पहले संविधान सभा ने कहा कि नहीं, मौलिक अधिकारों के लिए एकदम एक व्यवस्थित तरीके से एक ऐसे अधिकार का निर्माण किया जाएगा जो एक व्यक्ति के विकास के लिए पूर्णतः क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की समिति गठित की गई थी किसकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस मांग को क्या किया गया, प्रमुखता से रखी गई थी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कौन सी कमेटी गठित होती है, झंडा समिति। झंडा समिति के भी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक झंडा समिति, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था उस समय भी झंडा को लेके कि चरखा वाला झंडा चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें, यानी एक देखिए कोई भी देश का झंडा उस देश का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो झंडे के लिए कि भारत का झंडा कैसा होना चाहिए जो पूरी भारतीय संस्कृति को क्या कर रहा है, इंडिकेट करे, है ना। यानी कि एक संपूर्ण और एक्सप्रेशन दे, संस्कृति को क्या करे, अभिव्यक्त करे। तो उसके लिए एक झंडा समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा कार्य संचालन समिति बनी थी, कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति बनी थी। उसके बाद ठीक है, तो कार्य संचालन समिति यानी कि संविधान निर्माण का कैसे कार्य चले, संविधान निर्माण में क्या क्या नियम किस प्रकार कार्य करें। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, अभी संसदीय मंत्रालय होता है जो लोकसभा में, राज्यसभा में होता है, उसका काम ये होता है कि संसद की प्रक्रिया कैसे चले, संसद के लिए नियम क्या हो, वह उसके लिए क्या करती है, नियम बनाती है। उसी तरह संविधान सभा निर्माण में ये था कि संविधान सभा कैसे कार्य करे, किस पर बहस कैसे हो, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई। तो उसके अध्यक्ष किसको, कौन बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से कई कमेटियों का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कमेटी का गठन 29 अगस्त, ध्यान दीजिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूपी समिति का गठन हुआ। ड्राफ्ट कमेटी, ध्यान दीजिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूपी समिति का गठन होता है। और प्रारूपी समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है,
यानी 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूपी समिति, जो कि 7 सदस्यीय थी। ये प्रारूपी समिति क्या थी? 7 सदस्यीय थी। प्रारूपी समिति क्या थी? 7 सदस्यीय थी, जिसने भारतीय संविधान के लिए क्या किया? प्रारूप का निर्माण किया, ड्राफ्ट का निर्माण किया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्यों? कि उन्होंने ही पूरे भारतीय संविधान, यानी जो संविधान बना उसके ड्राफ्ट को क्या किया? इन्होंने ही क्या किया था? तैयार किया था। क्लियर हो गया? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की गई और उन्हीं आधार पर क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। जिससे कमेटियां अपना विचार रख दी, ठीक है, संविधान सभा में, और उस पर क्या होती थी? प्रत्येक पक्ष पर क्या होती है? बहस होती थी, और उसके बाद क्या होता था? वो पारित हो जाता था और फिर अनुच्छेद का निर्माण हो जाता था। समझ में आ गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूपी समिति, जो कि 7 सदस्य थी, उसका गठन होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, बी.एन. राव, बी.एन. राव क्या थे? भारतीय संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष है, यानी कि भारत संवैधानिक सलाहकार। बात समझ में आ रही? यानी कि बी.एन. राव भारतीय संविधान के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि काउंसलर की भूमिका निभा रहे थे। कौन? बी.एन. राव। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि भारतीय संविधान निर्माण क्या हुआ? इसी तरह क्या हुआ? अपना कार्य किया, नहीं समितियों के माध्यम से क्या किया। ठीक है, अब शुरू से एक बार मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संक्षिप्त में आप सीधा समझिए शुरू से, ध्यान दीजिए, और इसके बाद अगली क्लास में हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान निर्माण के लिए शुरू से, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बात कही जा रही थी। सबसे पहले 1895 में, ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने कहा था कि भारतीयों की संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में, इसी वे में 1922 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों के संविधान के लिए, भारतीयों की जनता द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा जिसमें भारतीय जनता ही क्या होगी? प्रतिनिधित्व करेगी। यानी कि 1922 में भारतीय संविधान निर्माण के लिए महात्मा गांधी ने भी क्या कहा था? बात कही थी। उसके बाद क्या होता है? 1924 में मोतीलाल नेहरू, जो कि उस समय स्वराज दल का गठन किए थे, यही इलाहाबाद में 1923 में स्वराज दल का गठन किए थे, स्वराज पार्टी का गठन किए थे। उन्होंने भी 1924 में कहा कि भारतीयों के लिए एक भारतीय संविधान सभा बनेगी, जो भारत के संविधान के लिए क्या करेगी? निर्माण करेगी। ठीक, इसी क्रम में 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है, और उसमें एक प्रस्ताव पारित करके ये पारित किया जाता है कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी, जो भारत का संविधान निर्माण करेगी। बात समझ में आ गई? इसी बात को, यानी कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एट लास्ट क्या हुआ? फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन ने स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण होगा, और उसमें क्या प्रक्रिया होगी उसके लिए संक्षिप्त अपना क्या थे? राय दी। तो 1946 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत में क्या थे? भारतीय सचिव थे। ठीक, एबी अलेक्जेंडर दूसरे सदस्य थे, वो क्या थे? भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, वो क्या थे? वो व्यापार बोर्ड के से थे। यानी कि तीन जगह थे तीनों, यानी एक व्यापार बोर्ड से थे, उनका संबंध था, एक नौसेना प्रमुख से थे, और एक कौन था? भारतीय सचिव थे। क्लियर हो गया? तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और कमिश्नरी प्रांत भी होंगे। इसके अलावा क्या होंगे?
इसके अलावा देसी रियासतें होंगी, है ना। यानी कि पूरे देश से 389 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक, अब 289 सदस्यों में 292 सदस्य थे, जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत द्वारा चुने जाते। ध्यान दीजिए, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत द्वारा चुने जाएंगे। वहां की विधानसभाएं, यानी प्रत्येक राज्यों की विधानसभाएं, प्रत्येक प्रांतों की विधानसभाएं अपने यहां से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा क्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को क्या करेगी, संविधान सभा में भेजेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आएगी रियासतों पर। रियासतें उस समय करीब करीब 500 कितनी 562 देसी रियासतें थी। 562 देसी रियासतें थी। उनके लिए ये हुआ कि आप अपने यहाँ, यानी देसी रियासतें, छोटी छोटी देसी रियासतें थी, जो शासक यानी वहाँ का राजा क्या करता था, वहाँ शासन करता था। उससे कहा गया कि अपने यहाँ से 93 सदस्य, यानी 562 देसी रियासतों को कह दिया गया अपने यहाँ से 93 सदस्यों को क्या करिए, भेजिए। तो इस तरह से 389 सदस्यों का क्या होता है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व होता है, भाग होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब संविधान सभा का हो गया, संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हुआ, हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और पहले दिन दो काम होते हैं। पहले दिन क्या होता है कि संविधान सभा की बैठक पहले दिन अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, एच.सी. मुखर्जी। और पहली बैठक की विशेषता ये थी कि इसमें 270, ध्यान दीजिए बाबू, 270 सदस्य क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 270 सदस्य क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं पहले दिन, यानी फर्स्ट सेशन में क्या होता है, 270 सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और मुस्लिम लीग क्या करती है, इस संविधान सभा का क्या करती है, बहिष्कार करती है, बाइकाट करती है। पहले दिन हो गया। फिर दूसरी बैठक होती है कब, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और इसी दिन क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। बात समझ में आ गई। 11 दिसंबर वाली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर के बाद क्या होता है, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल को प्रस्तुत किया। और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। बात समझ में आ गई, पारित हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। अब यह हुआ कि संविधान सभा बैठ गई। अब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का हो तो सिंपल सा बात समझिए, 389 सदस्य जहां रहेंगे और कोई भी मुद्दे पर, यानी किसी मुद्दे पर, मान लीजिए कोई मौलिक अधिकारों पर बात हो रही है, मान लीजिए अनुच्छेद 14 पर बात हो रही है कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यानी इस पर हो रही है, बहस हो रही है, तो 389 सदस्य होंगे तो उस व्यवस्थित तरीके से उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, कोई भी अनुच्छेद हो, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, उसकी टेक्निकल पक्ष भी होते हैं, है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए ये हुआ कि कमेटियों का गठन किया जाए, यानी कि उसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और विशेषज्ञ अपनी राय, सबसे सर्वोत्तम सुप्रीम राय देंगे। और उसके बाद क्या होगा, सबसे अच्छी राय देंगे। उसके बाद वो उसमें क्या होगा, उसके बाद क्या होगी, संविधान सभा में बहस होगी। और कोशिश यही था कि संविधान सभा में कि सर्वसम्मति से कोई भी अनुच्छेद, कोई भी जो धारा है वो भारतीय संविधान की, वो सर्वसम्मति से क्या किया जाए, पारित किया जाए, है ना। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था, जिसमें आप देखते हैं कि संघ समिति किसको सौंपी गई, संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी संघ से संबंधित जो भी मामले, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय हो गया, संचार मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय, इन मुद्दों पर विचार करने के लिए मौलिक एक संविधान सभा की कमेटी गठित हुई, जिसको क्या कहा गया, संघ समिति कहा गया। इसी तरह क्या हुआ कि प्रारूपी समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। 29 अगस्त 1946 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में जो 7 सदस्य थी, एक प्रारूपी समिति का निर्माण किया गया। और प्रारूपी समिति का कार्य यह था कि भारतीय संविधान के लिए क्या, एक ड्राफ्ट तैयार करे, एक नींव तैयार करे। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसी क्रम में मौलिक अधिकार समिति
का गठन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था, क्योंकि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो सबसे ज़्यादा भारतीयों का मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, और निश्चित रूप से होगा भी। कोई भी देश जब दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उसके नागरिकों के सभी अधिकार क्या करते हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और कोई भी सरकार उनको बस अपनी जो क्रांति या विद्रोह को रोकने के लिए थोड़ा मोड़ा स्वतंत्रता दे दी रहती है। तो मौलिक अधिकार जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसके अलावा प्रांतीय समिति का गठन किया गया। प्रांतीय समिति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जैसे भारत में एक अखिल संघ होगा, ये क्लियर कट हो गया था कि भारत में एक संघात्मक सरकार बनेगी, संघात्मक सरकार चलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1935 के अधिनियम से ही एकदम सुव्यवस्थित रूप से संघात्मक सरकार का निर्माण हो चुका रहता है। क्लियर। तो प्रांत की यानी कि कौन से मुद्दे प्रांतों के लिए दिए जाएं और कौन कौन से अधिकार हैं जिनको प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची में रखा जाए, उन विषयों पर विचार करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कमेटी बनी। अब समझ में आ गया। इसी क्रम में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अध्यक्षता में कमेटी, जो कि पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे चले उनके लिए हुआ। ठीक है। तो इस तरह से कमेटियों के माध्यम से भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। और क्या हुआ इसके बाद, उसके बाद आप देखते हैं कि बी एन राव जो कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार रहते थे, है ना। बी एन राव जो भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे, यानी संविधान सभा जो बैठे थे उसको एक सलाहकार के रूप में बी एन राव उपस्थित थे, मौजूद थे। ठीक, क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या होता है, जब संविधान निर्माण कमेटियों के माध्यम से चलने लगती है और उस पर क्या होता है, विचार और बहस होते रहती है। एट लास्ट क्या होता है, एट लास्ट 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का पूर्णतः निर्माण हो जाता है। उसी दिन कुछ अनुच्छेद और धाराएं लागू हो जाती है। एट लास्ट 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। और इसके बाद इसी के साथ मैं क्लास को बंद कर रहा हूं, और कल हम बताएंगे प्रस्तावना पर एकदम बृहद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।